नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं, जिनका ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी खासा असर हो सकता है। लेकिन इन चुनाव परिणामों से एक संकेत साफ साफ उभर के सामने आया है कि जिन राज्यों में यहां पर सरकार जिसकी थी, उसने अपने अपने राज्य को लगभग बचा के रखा। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान इस विधानसभा चुनावों में हुआ है तो वो है कांग्रेस पार्टी। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इन अलग अलग जो मुद्दे हैं इन विधानसभा चुनावों के, किस कारण से जीत हुई किस पार्टी की, किस कारण से कौन हारा और आने वाले समय में क्या असर होगा, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग लोकमंच में। चर्चा करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव किस तरह से हुए हैं और 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा जोर था। बंगाल के साथ साथ असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और खासकर अगर देखा जाए तो केरल, इन पर जोर था। इसी पर 3 खास मेहमानों के साथ, जर्नलिस्ट और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे और पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट संदीप फुकन हैं। संदीप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से चैनल्स में काम कर चुके हैं और अखबारों में। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर पी पुल्लाराव भी हैं। डॉक्टर पी पुल्लाराव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर स्वरूप घोष कैलकाटा से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वरूप घोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, शुरुआत हम करेंगे संदीप फुकन जी से। संदीप फुकन जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो आसाम में चुनाव हुआ है, तमाम तरह के सवाल आसाम को लेकर उठाए जा रहे थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत ज्यादा वहां पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी बीजेपी ने भी अपनी ताकत लगाई। आप कैसे देखते हैं असम के जो चुनाव परिणाम उभर के सामने आए हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वहां लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार दोबारा वहां पर सत्ता में वापसी कर रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा मनोज जी, 2019 दिसंबर में जब संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, उसके तुरंत बाद असम में बहुत मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत बड़े नंबर्स पे जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर आए थे। फिर बहुत सारे बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था कि हम इस कानून के साथ नहीं है और हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था वो किया नहीं। लेकिन उसके बाद से जैसे हैंडल किया उन्होंने, एक कमेटी गठन किया, क्लॉज 6 कमेटी उसको बोलते हैं। फिर और कोरोना से भी उनको थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट जो सड़कों पे चल रहा था मनोज जी, वो प्रोटेस्ट खत्म हो गए। मार्च वो 2019 के दिसंबर में शुरू हुए थे। मार्च 2020 आते आते कोरोना की वजह से इतनी लार्ज स्केल गैदरिंग्स नहीं हो पाए, एंड दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट गॉट दे वर ओवर। और उसके तुरंत बाद क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाए, बोले कि हम प्रोटेक्ट करेंगे इंडिजिनस कम्युनिटी जो है उनको, वो करेंगे। उसके बाद जब कोरोना से लोग प्रभावित हुए तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, सुदृढ़ मैनेजमेंट किया उन्होंने, संभाला। और उसी के कारण मैं आपको बता दूं कि चुनाव तो हो गए हैं, असली जो राजनीतिक गहमा गहमी वो अब शुरू होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये। और आपको याद है मनोज जी की ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर, नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, वही दोबारा आएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसको वो ऐसा नहीं किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं किया। उसका कारण ये है कि जो उनके हेल्थ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, जो 2015 में ही 2015 तक वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी गए और उसके लगातार वो 2 नंबर रहे हैं, नंबर 2।
इन जी बीजेपी, इन हर स्टेट गवर्नमेंट में। कांग्रेस में भी वो नंबर 2 ही थे और बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट में भी वो नंबर 2 थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने कोरोना काल में काम किया और उनके सपोर्टर्स काफी सारे अब एमएलए चुन के आए हैं, इस बार बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन पे दबाव रहेगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाए, और यही नहीं, कारण रहा। अगर मैं संदीप आपसे पूछूं कि इट्स जस्ट टू प्लेकेट हिम और उनको कहीं खुश करने के लिए है, या वाकई एक जेन्युइन डिमांड है? No. I think it's not just to placate him. I think it's also to reward him. Fact of the matter is that BJP had done very well in 2014 in Assam under Mr. Sonowal. There is no doubt about it. You know, of the 14 Lok Sabha seats in 2014, BJP won 8 out of 14. That was the beginning of the downfall for Congress in Assam. Lekin the real thrust, given to the BJP and forcing them to come to power in the state happened with Mr. Sharma shifting base from Congress to the BJP. And not, mind you, Anurag, आप इसका भी नोटिस कीजिए, ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ असम में नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस करके उन्होंने एक दूसरा संगठन बना के रखा है, और उसमें छोटे छोटे जितने रीजनल पार्टीज हैं वो सारे जुड़े हुए हैं, और लगभग आज की डेट में सारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं सब में या तो बीजेपी है या बीजेपी के मित्र दल है, अलायंस पार्टनर। तो और उसमें मिस्टर शर्मा का बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका रहा है। तो सिर्फ प्लेकेट करने की बात नहीं है, एक रिवॉर्ड करने की भी बात है। उन्होंने 5-6 साल जो बीजेपी में बिताई है उन्होंने डिलीवर किया है, और जाहिर तौर पे उनके जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और बहुत सारे लोग अब बीजेपी में आए, चुन के आए हैं, विधायक बने हैं, वो चाहेंगे कि उनका नेता अब टॉप पोस्ट मिले उनको। जी अनुराग जी, अगर मैं जहां तक असम की राजनीति को समझता हूं, उसमें जो हेमंत जी हैं उनकी एक किंग मेकर की भूमिका रही है। असल में वो नॉर्थ ईस्ट के भाजपा के, मैं कह सकता हूं, वो चाणक्य हैं एक प्रकार से। आसाम में बीजेपी का आधार बढ़ाने में, बीजेपी सरकार बनवाने में हेमंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जैसा संदीप जी कह रहे हैं, इस बार हेमंत शर्मा जी हैं, अपना वो स्थान छोड़ना नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि राजनीतिक रूप से इस समय की मांग ये है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी बनाती है या नहीं बनाती है, ये उनके समर्थक जरूर देखना चाहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक रिएक्शन हम असम पर तो आएंगे, लेकिन अब चूंकि हमारे साथ डॉक्टर स्वरूप प्रसाद घोष भी हैं, जो कि बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही, उस पर रिएक्शन आपका। मतलब बंगाल को के जो भी रिजल्ट रहे वो एक तौर पर पेश किए जा रहे हैं कि भाजपा के लिए डिफीट है। हालांकि 3 से लेकर 77 तक आना एक अपने आप में अचीवमेंट भी है, पर अगर हम प्रोजेक्शन के तौर पर देखें तो डॉक्टर घोष, आप कैसे देखोगे उसको? और ये हार है या कहाँ चूक रह गई, या ये बड़ा एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है? देखिए, राष्ट्र विज्ञान का अगर आप टेक्निकल भाषा में इसको व्याख्यान करें तो विधानसभा से विधानसभा का एनालिसिस होता है, लोकसभा से लोकसभा का एनालिसिस होता है। तो अगर विधानसभा से विधानसभा का एनालिसिस करें तो 3 सीट था 2016 में और 10% का आसपास वोट था। वो 75 छोड़ के 80 का आसपास सीट आया और वोट परसेंटेज बढ़ा के 38% का आसपास हुआ। ये बढ़त है। जो चल रहा है कि 2019 में जो लोकसभा है उसमें भाजपा को 41% का आसपास वोट मिला था, 18 सीट मिला था और 121 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा आगे थे। और इसी हिसाब से अगर एनालिसिस करें तो 121 से आपका घटा है 77 और आपका 42% से घट के वो 38 हुआ है। अगर आप 2019 को ले तो ये दो मुद्दा में जो डिफरेंस था कि लोकसभा वोट में सभी का सामने नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और वोट सीधे नरेंद्र भाई मोदी को जा रहा था।
इस बार क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और ये रीजनल पॉलिटिक्स चलता है यहाँ, तो यहाँ में कौन मुंह है बीजेपी का, और उसमें एक दुविधा था, धांधा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इसको तृणमूल ने वैसा खेला। दूसरा क्या हुआ कि आप देखिए 294 विधानसभा क्षेत्र है, 294। 2014 का पहले जो पुराना भाजपा का कार्यकर्ता है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार दिल्ली में बना था, उसी कार्यकर्ता को सीट 20 सीट भी नहीं मिला, वो 294 में ज्यादा के ज्यादा सीट मिला 214 के बाद, जो सुखद स्थिति में भाजपा में आया 2019 के बाद, जो लोकसभा चुनाव के बाद एक्स टीएमसी एक्स सीपीएम जो आए, उन लोग को लेके पूरा आपका जो 294 सीट्स है उसमें मेजॉरिटी शेयर उनको चला गया। इसमें क्या हुआ कि जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन भाजपा का है उससे सिंक्रोनाइज होने का टाइम नहीं मिला। सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है, जो उम्मीदवार है उसको ग्रास रूट जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों में सिंक्रोनाइज होने में एक टाइम लगता है, वो टाइम नहीं मिला। ऐसे लोग को भी सीट मिल गया जो 2 घंटा 3 घंटा पहले तृणमूल से टपक के भाजपा में आया। तो क्या इसको यह कह सकते हैं, ये उस समय कहा गया था कि ये लड़ाई भाजपा टीएमसी की नहीं है, टीएमसी वर्सेस रेबल टीएमसी की, मतलब ऐसे हो गया कि जब वोट कोई डालने जा रहा है वो सोच रहा है कि ये एक्स टीएमसी वर्सेस टीएमसी का लड़ाई है। और दूसरा क्या हुआ, 10 साल रहते रहते एक सरकार का एंटी इनकम्बेंसी होता है, वो सरकार विरोधी जो मनोभाव है, जो प्रकाश होता है उसका। लेकिन आप टीएमसी से ही लोग लाके उम्मीदवार बना देंगे तो वो एंटी इनकम्बेंसी ऐसे ही न्यूट्रलाइज होता है, वो न्यूट्रलाइज हो गया। लोग देख रहे हैं कि दो ही तरफ टीएमसी खड़े हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी क्या। तो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हम प्रार्थी सिलेक्शन में यहाँ एक्स टीएमसी भर गया, तो इसीलिए वो एंटी इनकम्बेंसी भी न्यूट्रलाइज हो गया। और कोरोना इफेक्ट लेके क्या हुआ, 5th 6th 7th 8th ये फेजेस जो है, ये फेजेस में कोरोना इफेक्ट था, क्योंकि प्रचार नहीं हो पाया अच्छी तरह से। अब जब प्रचार करेंगे, ये लास्ट 4 फेजेस में वो प्रचार नहीं हो पाया, और टीएमसी इसको घुमा दिया कि इतना चरण में वोट करने का क्या जरूरत था। लेकिन ग्रास रूट जो स्थिति था बंगाल में, उतना चरण में वोट नहीं कराने से वोट पीसफुल नहीं होता। हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शंस में देखे हैं कि वोट पीसफुल होने में इलेक्शन कमीशन ने जो ये 8 चरण में वोट किया, सही किया, कोई गलत नहीं किया। लेकिन वो प्रचार में, कोरोना के साथ प्रचार में जो उसको कैमोफ्रेज किया गया, वो कैमोफ्रेज उनको बेनिफिट हो गया उससे। और परसेंटेज क्या हुआ, एक ग्रैंड अलायंस के साथ चुनाव का रिपोर्ट जब आ रहा है, आप देखिए ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी खाली नहीं है, ऐसे विचार करने से गलत होगा। सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट 0 हो गया, कांग्रेस 0 हो गया। वो लोग क्या किया कि वोट के बाद अलायंस करने से सभी वोटर को सामने उसको छोटा पड़ेगा, तो वोट से पहले ही वोट ट्रांसफर कर दिया। सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी को चेकमेट करने के लिए वोट से पहले ही अपना वोट जो 12% था, दोनों मिला के 8% सीपीएम का, 4% कांग्रेस का, ये 12% में 10% पूरा खचाखच ट्रांसफर हो गया टीएमसी में। और इसमें उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गया, 49% चला गया। सो ये ग्रैंड अलायंस का साथ बीजेपी अकेला खड़ा है, ऑल वर्सेस वन। सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस एंड माइनॉरिटी वोट ब्लॉक दिया, 30% माइनॉरिटी वोट है, वो ब्लॉक टीएमसी को पास गया। तो ये सभी चारों आंकड़ा एक साथ हो गया और बीजेपी अकेला। तो ये खाली टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं हुआ,
ये ग्रैंड अलायंस वर्सेस बीजेपी हुआ। असम में सुविधा क्या है, असम में बीजेपी का साथ एजीपी भी है, असम गण परिषद भी है और एक अलायंस एनडीए है। यहाँ में बीजेपी अकेला है, ऐसे अलायंस करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ग्रैंड अलायंस के साथ अकेला खड़े हैं बीजेपी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, लेकिन मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी मनोज जी। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि खासतौर से जो वामपंथी दलों की भूमिका रही है उसका उत्तर हालांकि डॉक्टर स्वरूप घोष जी ने दे दिया। क्या वोट परसेंट हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, वैसा मुकाबला देखने को पश्चिम बंगाल में नहीं मिला और सीधे सीधे फाइट हमें देखने को मिली तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्या एक बहुत बड़ी वजह इसको भी हम मान सकते हैं कि जो वोट का बिखराव नहीं हुआ? जी, मैं ये कहूंगा कि ये तीन पक्षी लड़ाई नहीं था, थ्री टायर लड़ाई नहीं था, थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है। ये थ्री साइड्स लड़ाई नहीं हुआ, ये सीधा सीधा दो पक्ष का लड़ाई था, टीएमसी और बीजेपी विधानसभा में, और दूसरा पक्ष का एक भी सीट नहीं है। 77 बीजेपी और रेस्ट टीएमसी, और सब पक्ष जीरो। और वामपंथी लोगों ने एक विस्परिंग कैंपेन किया कि बीजेपी सब बेच दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। ये गलत प्रचार था, लेकिन ये विस्परिंग कैंपेन को जो आपका काउंटर कैंपेन का टाइम नहीं मिला, लेकिन ये विस्परिंग कैंपेन हुआ। और भी जो वामपंथी बुद्धिजीवी है उन लोग ने सारे बंगाल में प्रचार किया, वोट एनीबडी बट नॉट बीजेपी। डॉक्टर घोष, ये इट वाज वेरी ऑब्वियस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेशन है। मार्च में ही ममता बनर्जी ने बीच चुनाव में अपील करी थी सारी विपक्षी पार्टियों से कि कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू डिफीट बीजेपी। तो फिर बीजेपी ने ये गलती नहीं करी कि जितने डिफेक्ट करके मान लीजिए टीएमसी से आ रहे हैं उनको टिकट दोगे, तो खाली फेस बदला, पर पार्टी कहां थी वहां पर? यही देखिए, जो पुराने भाजपा का संग साथी है वो ये बात चुनाव के पहले भी कहा था कि खाली एक टीएमसी एक सीपीएम को ऊपर निर्भर करके वोट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन तब लगा क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और 2000 और जो दल बदल के अनुराग जी, जो दल बदल के आए थे सभी हारे हैं। एक शुभेंदु अधिकारी छोड़ के सभी का हार स्वीकार करना पड़ा। ओके, मैं इस पर संदीप से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं। संदीप, डू यू एग्री जो कि डॉक्टर घोष कह रहे हैं कि एक तो ये एक्स टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो गया और बीजेपी इस स्ट्रेटजी में फेल हो गई कि सिर्फ डिफेक्टर्स को मौका दोगे तो हम जीत जाएंगे? देखिए, असल में ये एक जेनेरिक मॉडल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऐसे आसाम में जैसे है, ये इस बार का नहीं बोल रहा हूँ मैं। 2016 में जब हिमंत आया था तो हिमंत के सारे जो उनके सपोर्टर्स थे 20-22 लोग उनके आ गए और उनमें से 12-14 लोग चुन के आ गए। अगर आप 20 आपके साथी आते हैं कांग्रेस से 2015 में और 6-7 महीने बाद आप चुनाव कर रहे हो और वो कांग्रेस के एमएलए थे, अब बीजेपी के एमएलए बन गए, और उसमें फिर जो डॉक्टर घोष बोल रहे हैं वो फैक्टर काम नहीं किया। मतलब कांग्रेस वर्सेस एक्स कांग्रेस रेबल। आप मणिपुर देख लीजिए, वहां पे आपको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है, क्योंकि कुछ ही मतलब जो बीरेन्द्र सिंह है वो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो चीफ मिनिस्टर है फिलहाल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, वो इबोबी सिंह के मंत्री रहे और वो शिफ्ट कर गए। तो क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि इन सब स्टेटों में बीजेपी का अपना संगठन मजबूत नहीं है, और जब मजबूत नहीं है तो आपको बाहर के लोग जिनका एक अपना बेस होता है, जिनका एक मास सपोर्ट होता है, उनको लेके आते हैं ताकि वो फेस है, वो ऑलरेडी जाने पहचाने हैं। बंगाल में वो काम नहीं किया, और ये हमेशा से हमने देखा है कि हमेशा जब कोई नए लोग आते हैं, जो पुराने लोग होते हैं पार्टी में, वो एक टेंशन होता है। ये मेरे ख्याल से एक ये भी जो डॉक्टर घोष ने सही कहा, जो एक विस्परिंग कैंपेन था
ममता बनर्जी ने इसको वो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर एक बना दिया था बंगाल में। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी जो है बाहरी पार्टी है और उनके पास अपने नेता भी नहीं है, मेरे ही नेता लेके जाके वो लड़के वो बंगाल जीतना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनसाइडर आउटसाइडर बैटल हुआ तो लार्ज स्केल वोट शेयर ट्रांसफर हुआ है, लार्ज स्केल। मतलब आप सोच सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद से एक पावरफुल नेता है, साफ हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि लेफ्ट फ्रंट जो 35 साल बंगाल में राज किया, साफ हो गया? ये तो टोटल वाइप आउट हुआ है। मतलब बिल्कुल ऑन मास ब्लॉक ट्रांसफर हो गया है। ये जो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या बहिरागत जो उन्होंने एक कैंपेन वो किया था, वो सक्सेसफुल रहा। वो मानना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुल रहा। और दूसरी बात ये है जो डॉक्टर घोष बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आजकल के जो इलेक्शंस है अनुराग, वो प्रेसिडेंशियल हो चुका है। तो कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ कौन? क्या शुभेंदु अधिकारी, क्या स्वपन दास गुप्ता, क्या मुकुल रॉय? तो ये हमेशा से ये कांग्रेस के स्टेटों में भी यही असमंजस रहा है। अब आसाम में देखिए, जब लोग बोलते थे एक तरफ सोनोवाल है, दूसरी तरफ कौन, जबकि सोनोवाल को डिक्लेयर नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था। कि वो आगे भी जाके चीफ मिनिस्टर होंगे वो डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनका एक फेस है, उनका एक स्टैचर है, उनका स्टेटस है। उनको फाइट देने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए कौन? तो कांग्रेस का नॉर्मल वो रिएक्शन रहता है, नहीं हमारे पास बहुत नेता है। लेकिन मुझे लगता है कि वोटर जो है आजकल वैसे नहीं देखते हैं। It's a very presidential. We are a parliamentary democracy, but the elections are increasingly becoming presidential style. Mamata Banerjee versus who? So that could not be answered. So in a way, Sandeep, don't you think it's a kind of a consolation to Mr. Narendra Modi as well कि भैया उनको आपने 3 से 77 पहुंचा दिया आपके चेहरे को देखकर, और उधर एक pragmatic सोच के साथ बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को दोबारा दिया कि you are a better choice than the BJP. So BJP is also gaining and ममता बनर्जी को सत्ता दोबारा सौंप दी। नहीं, यस एंड नो अनुराग। कंसोलेशन, हाँ, मतलब आप जैसे डॉक्टर घोष ने कहा कि नॉर्मली आप एक असेंबली पोल से असेंबली पोल देखते हैं कि असेंबली पोल में पिछले 2016 में कितने थे, 2021 में कितने हैं। 3 से 77 बहुत बड़ा जंप है। मतलब आप देखो कहाँ 3 और कहाँ 77। लेकिन फैक्ट ये है कि बीजेपी ने अपना पूरा रिसोर्सेस सारे, मतलब होम मिनिस्टर जो होम अमित शाह जी है वो बीजेपी के वो नहीं थे, मतलब प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बंगाल से जुड़े रहे। बंगाल एक ऐसा स्टेट था जो उन्होंने खुद पर्सनली हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर ने मैक्सिमम कैंपेन किया, आपके सारे मंत्रियों ने वहां कैंपेन किया, स्मृति ईरानी हो या कितने सारे मंत्री। मतलब इनफैक्ट जो ऑपोजिशन का अभी चार्ज है कि कोरोना का ये हाल इसलिए हो गया क्योंकि सेंटर जो है पिछले कई महीनों से सिर्फ बंगाल को जीतने में व्यस्त रहे। तो अगर उस नजरिया से देखा जाए तो 3 से 77 इज नॉट गुड इनफ। इतना कैंपेन, इतना, व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, यू नो पुल्ड एवरीथिंग टुगेदर, देन यू शुड हैव वन इट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशनल जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं होगा, वो मुश्किल होता है चुनाव जीतना। ऐसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि तेलुगु देशम 3 महीने, मतलब विद इन 3 months of NT Ramarao forming Telugu Desam, he formed the government. There are examples like that. Assam Gana Parishad in Assam in 85, after signing of Assam Accord, they formed the government within months. New party, within 2-3 months they formed the government. लेकिन वो those are rare examples. जी अनुराग जी, हम बात जितना महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल का चुनाव था अगर देखा जाए तो वामपंथी राजनीति के लिहाज से केरल भी कम महत्वपूर्ण राज्य नहीं था। उम्मीद की जा रही थी कि 4 दशकों के साथ तो वहां पर एक जो ट्रेडिशन रहा है कि एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार वहां पर आती है, दूसरी बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो सत्ता में वापसी करता था। लेकिन इस बार वो परंपरा टूट गई केरल में, और लेफ्ट पार्टी के जो नेतृत्व वाला गठबंधन है उसने पुनः सत्ता हासिल कर ली, और कांग्रेस पार्टी केरल में उसका गठबंधन कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव
हार गया। लेकिन केरल की राजनीति में बीजेपी को भले कोई सीट ना मिली हो, लेकिन जिस तेजी के साथ उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है उसके भी अपने अलग मायने हैं। तो केरल की जो सियासत है, पी पुल्ला राव जी हमारे साथ हैं। पुल्ला राव जी, केरल की सियासत को आप कैसे देखते हैं? पुल्ला राव जी, केरल में है, सारा देश में वो कोई पावर नहीं है, पावर है वो अलग बात है। दिल्ली का कनेक्शन में आधार नहीं है, वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन 2019 से एक प्रॉब्लम आया। राहुल गांधी जी कब केरला का एमपी हो गया, जो सारा हायरार्की, सारा सीनियर लीडरशिप, मिडिल लेवल लीडरशिप 20 साल 30 साल से सारा लीडर ने साइडलाइन हो गया। इस इलेक्शन में ऐसा लीडर है, आप थोड़ा चेकअप कर दीजिए, किसी कैंपेन में वो इनवाइट नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया। दिल्ली से वहां से जूनियर लोग भेज के ऑब्जर्वर्स है, वो डोमिनेट किया। कैंडिडेट सिलेक्शन है, सारा पुराना लीडर्स ने चेंज किया, नया लोग लाया। तो ये सारा क्या प्रॉब्लम हुआ? कब राहुल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट है वहां एमपी से आया ये सारा चेंज हो गया। तो केरला डिसफंक्शनल हो गया, केरला कांग्रेस डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आप लेकिन जरूर लास्ट डे तक कांग्रेस अच्छा आ रहे सोच लिया। तो मैं सोच रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन अभी खराब हो गया और राहुल जी डायरेक्ट इंटरेस्ट ले लिया, ज्यादा कैनवसिंग किया, कैंडिडेट सिलेक्शन किया। उनका काम नहीं है। 40 साल से 50 साल से लीडर्स एमएलए है, मोमेन चैंडी है, वो प्रोफेसर कुरियन है, AK एंथनी है, ऐसा लोग है। 50 साल से एमपी है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये डिसफंक्शनल सिचुएशन आ गया केरला में और ये प्रॉब्लम्स ऐसा लगा कांग्रेस को जरूर सर्टेन विक्ट्री है, वो फेल हो गया। और अभी ऑटोप्सी करेगा और दूसरे फैक्ट्स भी आते हैं। थोड़ा नेग्लिजेंट लीडरशिप आ गया, नया लीडरशिप लाया, मैं नाम बोलने नहीं चाहिए। वो रिजेंटमेंट भी है सीनियर लीडर्स केरला में, हमने साइडलाइन किया, ओल्डर लीडर्स नहीं चाहिए, वो रिटायर करे, ऐसा बातचीत हो गया। तो देखिए वो एंथुसियास्टिक पार्टी के लिए केरला कांग्रेसमैन इतना अच्छा काम करते हैं और अभी वो सारा स्पॉइल हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ और 5 साल अधिकार में नहीं है, मुश्किल होती। और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आया 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शंस में कांग्रेस को 20 सीट में 19 सीट्स आया। तो जरूर हमारे वेव है, हम हो जाएगा, गवर्नमेंट इजीली फॉर्म हो जाएगा, नया जनरेशन है। और एक सैड पॉइंट है, ये फोटो अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। आप देखा ऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूजन, सारा लीडरशिप का, लोकल लीडरशिप, ब्लॉक लेवल लीडरशिप है केरला कांग्रेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका सारा पावर्स चले गया। कौन है दिल्ली वाला को नजदीक है, उनके पीछे पीछे गया। तो आप देखिए एक 100% कांग्रेस स्टेट जिस समय चांस है तो स्पॉइल हो गया। तो आप केरला में वापस आने के लिए मुश्किल है। क्यों है? बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी है केरला में, कांग्रेस जीतने नहीं चाहिए। तो कहा वो जरूर हार जाएगा, CPM को भी वो ट्रांसफर करते हैं। अभी राहुल गांधी का जवाब देने पड़ेगा। कांग्रेस लीडरशिप आगे दिन, आगे हफ्ते में, आगे महीने में क्यों हार गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सारा एम्बैरेसमेंट हो गया। और मैं सोच रहा हूँ टॉप लीडरशिप वो थोड़ा डेलीगेट करने चाहिए, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऐसा रिजल्ट आते हैं। केरला एक अच्छा एग्जाम्पल है, कांग्रेस का फर्स्ट क्लास स्टेट है। ये लीडरशिप, पैसा भी नहीं चाहिए इलेक्शन के लिए, कैनवसिंग के लिए पैसा नहीं चाहिए, वोट्स ऑनेस्टली लोग डालते हैं। तो सारा अभी थोड़ा सेटबैक हो गया कांग्रेस पार्टी को। और ये बेनिफिट CPM लेफ्ट फ्रंट को आया। वो इतना अच्छा काम नहीं किया, ये वंडर्स कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा स्टेबल लीडर भी है। पिनराई विजयन और ममता बनर्जी ऑपोजिट पर्सनालिटीज है। वो थोड़ा सोबर है, क्रिटिसिज्म, डेली कंट्रोवर्सी नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं करते। तो इसलिए पिनराई विजयन सारा एडवांटेज आ गया पिनराई को। बीजेपी लीडर्स को भी पिनराई हमारे सेंट्रल लीडर्स से अच्छा रिलेशनशिप है, सोबर रिलेशनशिप है। तो सारा बहुत फैक्टर है। तो कांग्रेस पार्टी का केरला में जो सेटबैक सेंट्रल लीडरशिप किया, मैं सोच रहा हूँ। ओके, एक सवाल और छोटा सा डॉक्टर पुल्ला राव कि क्या ये कांग्रेस के लिए स्टेट में, मतलब केरल में,
एक खतरे की बात है। मतलब अगर एलडीएफ दोबारा आती है तो ठीक है, एक उनके लिए अच्छी बात है, बट क्या कांग्रेस का जो फ्यूचर होगा, क्योंकि वहां बीजेपी तो अभी उस लेवल पे नहीं है, मतलब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है लेकिन बीजेपी तो अभी कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। क्या एलडीएफ अगर दोबारा आती है तो खुश होने की बात है, बट व्हाट अबाउट कांग्रेस एंड यूडीएफ फ्यूचर? फ्यूचर में ऐसा है, अभी बहुत एलायंस है। कांग्रेस फ्रंट में 10-15 पार्टी है, सीपीएम फ्रंट में 10-15 पार्टी है, और माइनॉरिटी पार्टी अभी मुस्लिम लीग है कांग्रेस के साथ। 10 साल पावर नहीं है, मुस्लिम लीग कहाँ चले जाएगा? मुस्लिम लीग केरला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, 2-3 डिपार्टमेंट्स उसका हाथ से हर 5 साल में उनका हाथ में है, डेवलप किया था। अभी मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस कमजोर हो जाएगा, ये सारा एलायंस सोचते हैं सीपीएम के पास जाएगा, हमका पावर आते हैं। वो किसी को लॉयल्टी नहीं है उनका पार्टी में, वो रीजनल पार्टी है, लॉयल्टीज है क्रिश्चियन पार्टीज और दूसरा कास्ट पार्टीज। अभी मैं सोच रहा हूँ वो स्टेट लीडरशिप, कांग्रेस लीडरशिप को पूरा इंडिपेंडेंस देके, पुराना जमाना में कैसा काम किया था ऐसा फ्रीडम देते। ये इंटरफियरेंस फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा है, वो सारा लोग। अब और एक बात भी मैं बोल रहा हूँ, एक बार राहुल गांधी जी बोला साउथ अच्छा लोग है, बड़ा इश्यूज में बातचीत करते हैं, नॉर्थ में ऐसा है। तो अभी वो जवाब आया उनको, साउथ में क्या है, साउथ तो अच्छा लोग है, इश्यूज में जाएगा। इश्यूज में डिसाइड किया था ये फायदा नहीं है, उनको वोट डालते फायदा नहीं है, वो डिसाइड किया था। सो भाई आप प्रश्न के लिए समय बताएगा कैसा हैंडल करेगा, हम वो रिग्रेट करके दूर जाएगा। कांग्रेस रिवाइव होने के एक मौका है, वहाँ इन्वॉल्वमेंट, हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को मुश्किल आती है। ओके, अदिति जुड़ गई। जी मनोज जी। जी अदिति जी, आपका स्वागत है लोकसभा टीवी पर। पुल्ला राजू, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं बीजेपी के बारे में, खास तौर से ये कहा जाता है केरल में संघ का बहुत अच्छा काम है, संघ का संगठन बहुत वहां पर उसका आधार है, बहुत अच्छा काम वहां करता है। हर बार हम ये भी सुनते हैं बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बार भी उम्मीद थी कि 2-3 सीटें बीजेपी को वहां मिलेंगी, लेकिन बीजेपी को सीटें वहां नहीं मिली। बीजेपी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं केरल में, और फ्यूचर में क्या स्थिति आप बीजेपी की देख रहे हैं? किल है वोटर, मैडम बात करें, मैं बात करें? जी आपसे सवाल किया था, आप बता दीजिए आपसे। ओके, ऐसा है, ये बीजेपी नया पार्टी है, 10 साल से एक्टिवेट हो गया केरला में। अच्छा 10% वोट, 12% वोट आ रहे। अभी वो थोड़ा सेटलमेंट नहीं हुआ, क्रिश्चियन वोट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, थोड़ा मुस्लिम सेगमेंट वोट के लिए भी कोशिश कर रहा है। दूसरे राष्ट्र में पॉलिसी अलग है, केरला में अलग है। लेकिन ये प्रश्न यह है, लोगों का, वोटर्स का, कॉमन वोटर्स का 40 साल से 30 साल से ट्रेडिशनली लॉयल्टी है, वो छोड़ के एक नया जगह आने के लिए एक बड़ा डायलेमा है। छोड़ने आने के बाद क्या हो जाएगा, हमको प्रोटेक्शन कौन देते? कांग्रेस पार्टी का सेम लीडर्स है, वो गांव में, जिला में 40 साल से 50 साल से गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे है, ऐसा है लॉयल्टी। तो ये प्रश्न धीरे धीरे नया एजुकेटेड सेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी का स्लो ग्रोथ होते हैं, वहाँ वाले पेशेंटली काम करने चाहिए। और एक बात याद रख लीजिए, 15% वोट कम नहीं है। नीतीश कुमार जी इतना बड़ा टॉल लीडर है, उनका 15% वोट आदमी है, कभी 15% के ज्यादा नहीं आते। तो भाई ये 15% बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। इतना खास रिलीजियस सोसाइटी है केरला में, मुस्लिम पार्टी है, क्रिश्चियन पार्टी है, देश में ऐसा नाम से पार्टीज नहीं है, लेकिन 15% वोट आ रहे हैं। ये थोड़ा इनरोज कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी थोड़ा थोड़ा वोट कर रहे हैं, मुस्लिम भी करेगा, बीजेपी का टाइम लगाएगा, लेकिन ये ग्रोथ स्लो एंड स्टेडी हो रहे हैं वहाँ। और सेंट्रल लीडरशिप पे आधार नहीं है, लोकल लीडरशिप पे डिपेंड करके सस्टेन किया। अभी 15% वोट आए, बड़ा बात है, क्यों है? वो नीचे भी जाने का मौका है, नहीं हुआ इतना वेव में। तो हम बीजेपी का प्रोस्पेक्ट्स है, लीडरशिप है जो पॉलिसी में, लेकिन टाइम लगाएगा। जी मनोज जी। जी आदित्य अटल जी, आप चुनावों को कैसे देख रही हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने आसाम की बात की, पश्चिम बंगाल की बात की, और अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि केरल की सियासत के क्या मायने हैं, जिस तरह से वहां पर लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन
पुनः सत्ता में वापसी उसने की है। तो आप कैसे देख रही हैं चुनाव परिणामों को? काफी सरप्राइजिंग है इन द सेंस कि ममता बनर्जी की विक्ट्री तो एक्सपेक्टेड थी बहुत हद तक, जैसा बहुत एग्जिट पोल्स ने भी कहा था, लेकिन स्केल ऑफ विक्ट्री जिसको कहते हैं कि इतना वाइड रेंजिंग विक्ट्री होगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कि तीसरी टर्म में उन्होंने अपनी सीटों को बढ़ाया है, 2016 से भी बेटर किया है, 2009 सीटें पाई थी 16 में और अब उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस की है। तो मुझे ऐसा लगता है मनोज जी, मैं अगर होलिस्टिकली इन रिजल्ट्स को देखूं तो 3 मैसेजेस क्लियरली नजर आ रहे हैं हर प्रदेश से, बंगाल, केरला, हम और हर दूसरे प्रदेश से। वो ये है कि वोटर्स ने इन सरकारों को चुना है जिनकी वेलफेयर प्रोग्राम से वो खुश है। पॉलिटिक्स में ये बहुत जरूरी है कि एक वैक्यूम हो, एक वैक्यूम होगा तभी उस वैक्यूम को कोई भरेगा आके। जैसे केरल में अभी बातचीत हो रही थी कि क्यों भाजपा अच्छा नहीं कर पाई। भाजपा अच्छा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कोविड को इतने अच्छे से मैनेज किया था वहां। आपको याद होगा मनोज कि पहला केस भारत का कोविड में केरला में ही आया था। पहले 3 केसेस केरला में आए थे और केरला में मल्टीपल वेव्स आ चुकी हैं पैंडेमिक की, और स्थिति इतनी नाजुक थी केरला में। आज की डेट में भी आप अगर नए केसेस के आंकड़े उठा के देखें तो तीसरे नंबर पे केरला है। तो आपको ये समझना होगा कि वोटर आपको रिवॉर्ड करता है अच्छे काम के लिए। जब तक पॉलिटिकल वैक्यूम ना हो किसी स्टेट में, उस वैक्यूम को भरना नामुमकिन है। तो पिनराई विजयन ने वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई पैंडेमिक के दौरान, स्पेशली उनकी जो वो फूड किट्स थी जो उन्होंने लोगों को दी इस महामारी की पीक पर, जिसमें उन्होंने तेल, थोड़ी सी चीनी और न्यूट्रिशन का तमाम सामान घर घर पहुंचाया ताकि लोग भूखे ना सोए। ये चीजें वोटर्स को इमोशनली अपील करती हैं। वोटर्स को अपना लगता है कि जैसे सरकार नहीं हमारा परिवार है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है। वही वेलफेयर स्कीम्स बंगाल में जो चल रही है, और हमको ये याद कर रखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में काफी कोर्स करेक्शन की, और उनके जो वेलफेयर स्कीम्स पहले से चलते आ रहे हैं वो ग्राउंड में कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहे थे। तो भाजपा ने एक नैरेटिव तो क्रिएट करने की कोशिश की, जय श्री राम, एक सब ऑल्टर्न आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। इन दोनों का कुछ वोट शेयर तो ममता बनर्जी के पास चला गया है और मेजोरिटी वोट शेयर अब भाजपा के पास आ गया है क्योंकि अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन भाजपा बन गई है। तो वैक्यूम जहां जहां तक वहां से वोट शिफ्ट होके भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों जीती इतने अच्छे से? क्योंकि उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स बोल रहे थे ग्राउंड पर, और जितना स्पेस था एक नए नैरेटिव के लिए, उतने स्पेस में भाजपा को जितनी सीटें मिलती थी वो मिल गई। यही आसाम में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इतने मैसिव नैरेटिव के बावजूद, आपको याद होगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने बार बार जाके राजस्थान की जनता को ये कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नकारेंगे। लेकिन बात फिर वही आ गई। हेमंत बिस्वा शर्मा हेल्थ मिनिस्टर हैं आसाम के, पैंडेमिक मैनेजमेंट में बहुत आगे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं इनको कोविड के प्रिज्म से देखना बहुत जरूरी है। जिन जिन सरकारों ने महामारी के साथ अच्छे से डील किया उन सरकारों को अच्छे परिणाम मिले। यहाँ तक कि AIADMK की पलानीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनका भी काम बहुत अच्छा था तमिलनाडु में कोविड मैनेजमेंट में। ये मेरे हिसाब से ये जो जितना तो अदिति, क्या ये माने कि बंगाल में जितना जोर था बीजेपी का, लास्ट के 3 केसेस कोविड के चलते स्वाहा हो गए, इसकी वजह से आपको पता ही है कि 5वें फेज के बाद प्रधानमंत्री ने वहां जाना छोड़ दिया क्योंकि प्रधानमंत्री पर इतना दबाव बना कि आप यहाँ लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, आप बंगाल में जाके रैली कैसे एड्रेस कर सकते हैं? आपका मन कैसे मानता है? तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को पीछे खींचा और बीजेपी का जो कैंपेन है इतना एग्रेसिव था वो नीचे चला गया। और कोविड जारी रही। बिल्कुल। और कोविड की महामारी जो दिल्ली में स्थिति थी अनुराग, उन दिनों आपको याद है ऑक्सीजन का क्राइसिस दिल्ली में उन्हीं दिनों शुरू हुआ था, और वो ऑक्सीजन क्राइसिस चलते चलते और बंगाल में केसेस उभरने लगे थे।
अभी तक बंगाल में महामारी के केसेस बहुत कम थे, लेकिन इलेक्शन रैलीज के बाद अगर आप बंगाल का ग्राफ उठा के देखें तो धीरे धीरे केसेस ऊपर आने लगे, मौतें बढ़ने लगी। तो कोविड 5वें फेज के बाद चुनाव पर भारी हो गया और नैरेटिव एक तरफा हो गया। वो नैरेटिव भी एंटी बीजेपी चला गया। एक छोटा रिएक्शन सभी से ले लूं अगर इसी पर, क्योंकि अदिति ने ये अच्छी बात उठाई है। संदीप, आप एग्री करते हैं कि ये कोविड मैनेजमेंट की परसेप्शन और बंगाल में खासकर इसको भाजपा का नुकसान हुआ आखिर के 3 फेजेस? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक ये परसेप्शन बन गया था कि कोविड का जो महामारी का जो इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है, खासतौर पे दिल्ली और जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी सिर्फ बंगाल को जीतने में। ऑपोजिशन से लगातार ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था कि द सेंटर हैड टेकन इट्स आईज ऑफ द बॉल। बहुत जल्दी ही उन्होंने अपना विक्ट्री घोषित कर दिया। जनवरी में, मार्च में बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उन्होंने एक प्रस्ताव वो एक रेजोल्यूशन पास किया थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर कि हमने विक्ट्री हासिल कर ली कोविड पे। तो क्या एक ऐसा वो स्थिति बन गया कि अब कोविड पुराना हो चुका है, जा चुका है और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और पूरा फोकस जो था वो बंगाल पे था। जबकि जो बिल्कुल सहमत हूँ आदित्य ने जो कहा, असम में कोविड का गुड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। उनको मतलब वेलफेयर स्कीम्स तो है ही, और उन्होंने तो एक स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम जो कि बहुत अच्छा परिणाम रहा, लेकिन कोविड मैनेजमेंट और जो बहुत ही लो मोर्टेलिटी रेट स्टेट में है, दैट वाज अ बिग फैक्टर। ओके डॉक्टर पुल्लर, आप शॉर्ट कमेंट। तो है कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल हो गया। कांग्रेस का और दूसरे नेता नहीं है, वो बदरुद्दीन अजमल देख के बड़ा एडवांटेज आया। और कोई सेंट्रल लीडर, पुकान साहब कंफर्म कर सकते हैं, कोई सेंट्रल कांग्रेस लीडर नहीं गया वहां। सो बदरुद्दीन अजमल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अगेंस्ट हेमंत शर्मा। नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी गई थी आसाम, प्रियंका गांधी ने वोट मांगे थे वहां पर। वो है, मैं पहले भी बोला, सारा कांग्रेस में बोला ये फोटो थोड़ी देर जाएगा। टी एस्टेट में एक फोटो है फिशरमैन के साथ एक फोटो, लेकिन असली फोटो है बदरुद्दीन अजमल साहब का फोटो है वहाँ। नहीं, ये बात है कि आई एग्री विद डॉक्टर पुल्लर राव। ये कांग्रेस के आपस में ही कांग्रेस वाज डिवाइडेड। जो उनका रिपुन बोरा जो अभी उन्होंने जो अध्यक्ष है उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो चाहते थे कि ये अलायंस हो, क्योंकि वो लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे थे, सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट्स उनके पास आएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अपर असम में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो अपर असम है वो असम में कहा जाता है whoever wins अपर असम wins असम, मतलब जो 35-40 सीटें हैं जो अपर असम में, ऊपरी असम में, अगर आपने वो जीत ली मतलब आपने स्टेट जीत लिया। आप देखें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी 2016 में भी उन्होंने 35 सीटें जीती थी, और इस बार भी उन्होंने अच्छा किया वहां, और ये अलायंस काफी हद तक जिम्मेदार है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा हमारी चर्चा, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा है। द्रविड़ राजनीति के लिहाज से, अगर दक्षिण भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी में जिस तरह से एनडीए का उभार हुआ है और संभवतः बीजेपी पहली बार सत्ता में भागीदारी वहां करेगी, उसके नेतृत्व में वहां एक एनडीए सरकार बन रही है, ये अपने में एक बड़ा संकेत है द्रविड़ राजनीति के हिसाब से। पुल्ला राव जी, इसका उत्तर देना चाहेंगे आप? यस डेफिनेटली। पहले बीजेपी का सेकंड टाइम है। अद्वानी का समय में भी 4 एमपी आया, 4 कुमार मंगलम मंत्री बनाया, वो सारा हुआ। ये पहले बार नहीं है, एमएलए भी आया। लेकिन इस पोजीशन आज सारा लोग सोच रहे हैं एनडीए सारा डिफीट हो गए, वो ठीक नहीं है। 2019 में परफॉर्मेंस देखिए, आज का परफॉर्मेंस देखिए। इस समय में तमिलनाडु मुख्यमंत्री पलनीस्वामी कंसोलिडेट हो गया, स्टेचर में बड़ा हो गया, और सोल लीडर एडीएमके के आज जयललिता के बाद वो हो गया। अभी हम सारा लोग सोचते हैं जयललिता मरने के बाद 1-2 महीने में, 1-2 साल में वो सारा डिवाइड हो गया एडीएमके, वो नहीं हुआ।
अभी बीजेपी का एडवांटेज एक हुआ, पलनीस्वामी एक स्ट्रॉन्ग लीडर ऐसा इमर्ज किया। 1 महीने के पहले स्टालिन बड़ा एरोगेंटली बोला उनको 20 एमएलए भी नहीं आ जाएगा। आपको याद है नहीं है नहीं जानते, पब्लिकली बोला कुछ भी नहीं आ जाएगा। उनको नियरली 80 एमएलए आया। और सो देयरफॉर बीजेपी का आज का पोजीशन क्या है, 2019 का पोजीशन क्या है, बड़ा इंक्रीज हो गया, एलाइज आ गया और बीजेपी का टारगेट है 2024। सो देयरफॉर आज एनालिसिस करेगा, एक एमपी आया 2019, अभी वो वोट परसेंटेज देखेगा, 20 सीट में अच्छा शोइंग किया था एनडीए। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पीछे देखने चाहिए, वो स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए, ट्रेंड्स देखने चाहिए, इतना डिफीट नहीं है। और पुडुचेरी में पहले बार तमिल राष्ट्र में 1-2 मिनिस्टर्स भी बीजेपी मेंबर्स आ रहे हैं, तो इतना फेलियर नहीं है। कंसोलिडेशन के लिए टाइम लगते हैं। आप भी बोला पहले ये टीएमसी डिफेक्टर्स आया, इमीडिएटली वोट ट्रांसफर नहीं होते, तो टाइम है अभी बीजेपी को, पलनीस्वामी को एक लीडर मिल गया बीजेपी को, वो चीफ मिनिस्टर पलनीस्वामी। ओके 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 जी मनोज जी। जी अगर ओवरऑल बात करें अनुराग जी इस पूरे चुनाव की, तो लगता यह है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी हर राज्य में अपनी जमीन खोती जा रही है। तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें या बात हम पश्चिम बंगाल की करें। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, और जबकि केरल में और आसाम में कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि उसकी 2 सरकारें, या तो आसाम में उसकी सत्ता में वापसी होगी या केरल में तो उसकी वापसी होगी ही सत्ता में। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब मान के चल रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं अदिति जी आपसे, संदीप जी आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, आगे कैसे आप राजनीति को देख रही हैं अदिति कांग्रेस पार्टी की? मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा संदेश ये है कि सेंट्रल हाई कमांड जो कांग्रेस की पहचान है वो कमजोर होती जा रही है। इंदिरा गांधी जी के वक्त इंदिरा गांधी जी वोट्स लाती थी, वो एक वोट कन्वर्टर थी, एक कल्ट पर्सनालिटी का था उनका, इस वजह से कांग्रेस जुड़ी हुई थी। इस वजह से इंदिरा गांधी जी के टाइम जो रीजनल सत्रप्स थे वो थमे हुए रहते थे और कंट्रोल में रहते थे। आज की डेट में गांधी की जो पॉपुलैरिटी है उस पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। ये क्लियर होता जा रहा है कि फैमिली वोट्स नहीं ला पा रही है। राहुल गांधी जी को बहुत सारे चांसेस मिले हैं अपने आप को प्रूव करने के, लेकिन समहाउ वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस के हाथ से नैरेटिव भी स्लिप होता जा रहा है। कांग्रेस एक तरीके से रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंस करने की वजह से अपना एक पहचान भी खोती जा रही है। देखिए आनंद शर्मा जी जो G23 के एक मेंबर हैं, जिन्होंने रिबेल किया था और मांग की थी कि इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, उन्होंने तो ओपनली ट्वीट किया था कि और क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी होने के बावजूद इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ अलायंस कैसे कर सकती है बंगाल में। रेडिकल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, AIUDF के साथ आसाम में, सिमिलरली केरला में भी उन्होंने अलायंसेस की। तो एक तरीके से ये बहुत आम होता जा रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में फंसकर रह गई है और जो लार्जर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स है उसका स्पेस कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज भी ले रही हैं और भाजपा तो ले ही रही है। दूसरा सवाल गांधी की नेतृत्व पर है, और आप जानते हैं मनोज जी कि कांग्रेस ने कल ही कहा है कि उनका इंटरनल इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो 30 जून तक पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होगा। अब वो नया प्रेसिडेंट कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी इस स्थिति में नहीं है शायद कि इस वक्त वो अपने आप को प्रोजेक्ट भी करे। और तीसरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए इन चुनावों के बाद ये है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन का जो स्पेस कांग्रेस के पास अभी था वो अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी पैन इंडिया लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व देने की स्थिति में नजर आ रही है। कल आपने देखा कोई भी ऐसा नॉन बीजेपी लीडर नहीं था जिसने ममता बनर्जी को क्लोज नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने तो उनको बंगाल टाइगर्स कहा और तमाम नेताओं ने, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती,
अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत, तो एक बहुत बड़ा फेडरल फ्रंट ऐसा लगा कि बनने की स्थिति में है, जिसमें शायद कांग्रेस को स्पेस न मिले। और ये बड़ी अजब स्थिति होगी कि सोनिया गांधी जी की जगह ममता बनर्जी अब इस स्थिति में होंगी कि एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी फ्रंट का नेतृत्व कर सके। ओके, मेरा एक सवाल जी मनोज, मेरा सवाल दरअसल डॉक्टर घोष से था। एक सवाल मैं बंगाल से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि अब क्या होगा, मतलब जो टसल, जो बिकरिंग टीएमसी और बीजेपी में थी, अब 77 सीटों के साथ में वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है या कम होती दिखाई देती है? क्योंकि कल कुछ घटनाएं ये भी थी कि टीएमसी के समर्थकों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया। क्या ये टसल बढ़ेगी? मतलब जो कम्युनलाइजेशन हुआ या जो भी स्थिति थी, उसको आप आगे समय कैसे देखते हो 5 साल? डॉक्टर घोष, देखिए, बंगाल का राजनीति में ये हिंसा का सिलसिला आज का नहीं है। लेफ्ट जमाने से इसका शुरुआत हुआ, आज ये लीगेसी चल रहा है। क्योंकि लेफ्ट जमाने का पहले ये नहीं था। 71-72 में लेफ्ट जमाने का शुरुआत 77 में हुआ था, 77, लेकिन 67 to 70 यूनाइटेड फ्रंट बोल के जो सरकार था उसमें लेफ्ट का ही अंश ज्यादा था। और उसी टाइम से ये हिंसा का सिलसिला, यहाँ में कास्ट वायलेंस नहीं है लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो है बंगाल में भी आप विचार करें, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रभाव है, वहाँ में बंगाल में आज भी भाजपा ने अच्छा फल किया, विधानसभा में भी अच्छा फल किया। नॉर्थ बंगाल में 18 जो लोकसभा सीट आए थे उसमें ज्यादा के ज्यादा नॉर्थ बंगाल से आए थे। और नॉर्थ बंगाल का साथ असम का बहुत संपर्क है और नॉर्थ बंगाल में असम का प्रभाव पड़ता है। असम का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का प्रभाव नॉर्थ बंगाल में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप देखिएगा भाजपा का जो पदाधिकारी होता है वो असामीज एक चादर जो गले में रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि नॉर्थ बंगाल में उसका प्रभाव है। तो लेकिन ममता का जो गढ़ था साउथ बंगाल, और साउथ बंगाल में अदिति जी ने जो कहा, मैं भी कहा, साउथ बंगाल में कोरोना इफेक्ट का बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। आपको उदाहरण देता हूं, भवानीपुर केंद्र जो है वहां में गुजराती पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन वहां में भी भाजपा हार गया। आपका मीना देवी पुरोहित जरासा को, वहां में मरवाड़ी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां में भी भाजपा हार गया। रासबिहारी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहनी कैंडिडेट था, वहां में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार से आए हुए चंद्र बोस का बड़ा था। लोकसभा में 6000 वोट में वहां में बीजेपी आगे चल रहा था, वहां में भी हम हार गए। ये इस जगहों में हिंदी भाषी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन तब भी तृणमूल 20,000-22,000 वोटों से जीत गया। कैसे? ये कोरोना काल का इफेक्ट हो गया क्या? मोदी जी का आना बंद हो गया और यहाँ में लोकल भाजपा का कोई फेस नहीं है। फोर्थ फेस का बाद मोदी जी बंगाल में बहुत पॉपुलर है, अमित शाह जी भी बंगाल में बहुत पॉपुलर है, लेकिन फोर्थ फेज का बाद उसका इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन लोग आ नहीं पाए। अब समय चुकी कब है जी मनोज जी, अब आखिरी मैं जानना चाहता हूं क्योंकि अदिति जी ने जो बात कही है ना, और इस तरह के स्टेटमेंट भी कुछ दलों से आए हैं कि यूपीए चेयरपर्सन ममता बनर्जी हो सकती है। इस तरह के वक्तव्य भी अब विपक्षी खेमे से आने लगे और ये मांग वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की भावी राजनीति को? इन 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, राष्ट्रीय राजनीति पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी को जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे कुछ विपक्षी दलों ने समर्थन किया है खुलकर, क्या भविष्य में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जरूर मिलेगा, लेकिन मैं 2 चीजें यहीं पे कहना चाहता हूँ जी। तो हम पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय राजनीति है और जो स्टेट के इलेक्शंस है वो हमेशा अलग होता है। आपको मैं एक उदाहरण स्वरूप देता हूँ। इतना मैसिव मैंडेट 2014 में जीतने के बाद मोदी जी दिल्ली हार गए। जो दिल्ली के चुनाव थे, बिहार में हार गए 2015 में, महाराष्ट्र में फिर
उनकी वो सरकार नहीं बन पाई 2019 के बाद। तो ये हरियाणा में अगर दुष्यंत चौटाला नहीं आते तो उनकी सरकार नहीं बनती। तो ये एक डिफरेंस तो रहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, ऑपोजिशन में एक लीडरशिप वैक्यूम है। विडंबना ये है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन तो है, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह पे एक चाहे कितना भी वीक हो चुका हो, लेकिन बीजेपी के मतलब बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लीडरशिप वैक्यूम है। और जो बाकी जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हो या शरद पवार के पार्टी हो, इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है पैन इंडिया। ऐसा नहीं है कि शरद पवार का पार्टी जो है असम में भी चुनाव लड़ ले, गुजरात में भी लड़ ले, कर्नाटक में भी। थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, लिहाजा थोड़ा छोटा नहीं, बस यही मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब इंग्लिश में अगर मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस हैज द ऑर्गेनाइजेशन बट डज नॉट हैव अ लीडर, others have tall leaders but they are struggling to have a pan India organization। यही विडंबना है, इसी चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ऑपोजिशन को अगर वो मुकाबला करना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से 2024 में। अदिति, मुझे ऐसा लगता है अनुराग जी, मैं एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में यूपीए के कर्ता धर्ता शरद पवार होंगे और सोनिया गांधी जी की भी इसमें सहमति बन जाएगी और पूरा नॉन बीजेपी जो गया हुआ कांग्रेस के लीडर्स हैं एक वक्त पर, वो सब इकट्ठे होकर एक फेडरल फ्रंट किस्म का कुछ बनाएंगे जिसको प्रशांत किशोर अगले लोकसभा चुनावों में स्ट्रैटेजिकली लीड करेंगे। मैं एक बात कर सकूं? जी बुल्लाराव, आपसे बहुत शॉर्ट कमेंट ऐसा है, बीजेपी जिस जगह पार्टनर्स के साथ इलेक्शन में जाएगा वो जीत जाते हैं, अकेले जाएगा बहुत मुश्किल है। पहले बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ऐसा आगे आया, उसके बाद वो एलाइंस जोड़ते हैं, मुश्किल है। एलाइंस चाहिए नया स्टेट में, ऐसा में ऐसा पावर में आया और पहले किस स्टेट में एलाइंस देखेगा, उनके ऊपर ऑपोजिशन भी ब्लंट होते हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, ये सारा कम होते हैं। तो बंगाल में भी ऐसा एलाइंस देखने के लिए उनका काम है। मैं कहूं? जी डॉक्टर घोष, मेरा ये मानना है, पुल्लाराव जी ने जो कहा, ये जो तृणमूल से आए हुए जो नेता थे, उन लोग को डायरेक्ट बीजेपी में लाने से, अगर उन लोग ने एक रीजनल पार्टी बनाते थे और असम गण परिषद जैसा हम लोग उनसे अलायंस करते थे तो ज्यादा सुविधा होता था। लेकिन ये ज्यादा भाजपा का परिवार के अंदर लाने से मुसीबत खड़ा हो गया। और दूसरा ये बात है कि आपका जो नरेंद्र मोदी जी का पॉपुलैरिटी है सारे भारत में, वो अटूट है और 2024 में ये पॉपुलैरिटी का आसपास कोई ऑपोजिशन लीडर आ भी नहीं सकेगा। और पैन इंडियन जो पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी का है वो इतना ऊंचा है, उसके आसपास 1-1.5 साल में कोई ऑपोजिशन लीडर का आने का कोई गुंजाइश नहीं है। 24 में मोदी जी का फिर से जीत पूरा आपका 100% है। लेकिन क्या है, ये रीजनल इलेक्शन, बड़ा संबल मिला है। आज आप देखिए अखबार में क्या कुछ प्रोजेक्शन मिला है। रीजनल इलेक्शंस अनुराग जी, रीजनल इलेक्शंस रीजनल इश्यूज में होता है, नेशनल इलेक्शंस नेशनल इश्यूज में होता है। नेशनल इलेक्शंस में बहुत अलग इश्यूज आ जाता है, तो रीजनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज एक जैसा नहीं है। ठीक है, मैं यही पे कहता हूँ। जी मनोज जी। मुझे लगता है अनुराग जी समय हो गया है। बिल्कुल समय हो चुका है, हमको अब अपना शो यहीं पे वाइंड अप भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आदित्य जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुल्लाराव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और घोष साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज लोकमंच में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।